हिंदी में पर्यावरण अध्ययन चैप्टर 2 पारिस्थितिक तंत्र। इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक्स हैं पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, पारिस्थितिक तंत्र की जैविक संरचना, पारिस्थितिक तंत्र की व्यवहारिक विशेषता, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पिरामिड, पोषण चक्र, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं, पारिस्थितिक तंत्र की मरम्मत। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र हमारे पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे पर्यावरण में अनेक जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं और ये दोनों ही घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में हम जैविक और अजैविक घटक और उनके आत्मनिर्भरता को समझते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद जीव, जंतु, सूर्य रोशनी, पानी इत्यादि सभी को अगर हम पढ़ें तो उस इकाई को हम पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। पारिस्थितिक तंत्र कुछ चीजों को लेकर बना होता है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में होती है संरचना होती है दो चीजों से। एक अजैविक घटक, अजैविक घटक मतलब जिनमें जीवन ना हो, जैसे कि भौतिक कारक और रासायनिक कारक। भौतिक कारक का उदाहरण है सौर ऊर्जा या फिर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, तापमान इत्यादि। रासायनिक कारक के उदाहरण हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अन्य रसायन पदार्थ जो पर्यावरण में पाए जाते हैं। इसके अलावा संरचना किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की होती है जैविक घटक के द्वारा। जैविक घटक मतलब वो जीव जंतु जो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाएं। तो जैविक घटक निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला, उत्पादक। उत्पादक वो श्रेणी के पौधे होते हैं जो अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो अगर कोई जीव या जंतु अपना खाना खुद बना पाए तो उसे हम उत्पादक कहेंगे और ज्यादातर हरे पौधे इसमें शामिल होते हैं। उपभोक्ता। उपभोक्ता वो जीव हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी कि अपने खाने के लिए वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि शाकाहारी यानी कि फल खाने वाले या पौधों को खाने वाले, जैसे कि गाय, भैंस। मांसाहारी, मांसाहारी मांस खाने वाले, जैसे कि शेर, बाघ। सर्वाहारी वो जीव होते हैं जो हर चीज खा सकते हैं, जैसे कि इंसान। इसके अलावा तीसरा जैविक घटक है अपघटक। अपघटक यानी कि वो जीव जंतु जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि। तो संरचना मतलब जिन कारणों से कोई पारिस्थितिक तंत्र बना है, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक। वहीं पारिस्थितिक तंत्र में एक और चीज देखी जाती है कि ये जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा जिनसे ये घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं व्यवहारिक विशेषता। तो व्यवहारिक विशेषताएं पारिस्थितिक तंत्र की वो विशेषताएं हैं जिनसे जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पोषण चक्र और पारिस्थितिक पिरामिड। व्यवहारिक विशेषता। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अनेक प्रकार की व्यवहारिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि खाद्य श्रृंखला। तो हर पारिस्थितिक तंत्र में जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो एक जीव दूसरे जीव को ग्रहण कर या खाकर अपना ऊर्जा ग्रहण करता है। इस प्रकार पूरे पृथ्वी के समस्त जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब है खाना और खाए जाने का एक क्रम। तो खाद्य श्रृंखला जीवों में ऊर्जा प्रवाह और उनके आहार को दर्शाती है और खाने तथा खाए जाने के क्रमबद्ध प्रक्रिया को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो जैसे कि पौधे अपना ऊर्जा सूरज की रोशनी से लेते हैं, तो पौधे सूरज की रोशनी को कार्बनिक पदार्थों में तब्दील कर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये पौधे जब अगले जीव खाएंगे तो उनको हम बोलेंगे अगला उपभोक्ता। तो उत्पादक तो जैसे पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं, परंतु उपभोक्ता खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं।
तो ये जो गाय यहाँ पर है, ये है प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ये पहली बार यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद जो अगला जीव होगा वो होगा मांसाहारी। तो यहाँ पर बाघ है मांसाहारी। तो ये जो एक खाद्य श्रृंखला है, इसमें एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है और अपनी ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो इस खाद्य श्रृंखला को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि किसी जीव का आहार क्या है और ऊर्जा प्रवाह किस तरह हो रहा है। तो खाद्य स्तर दर्शाता है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जा रही है। तो प्रथम खाद्य स्तर यहाँ पर है पौधे, क्योंकि यहाँ पर ही ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरा खाद्य स्तर है गाय, क्योंकि दूसरे लेवल पर ऊर्जा का आदान प्रदान गाय के रूप में हो रहा है। तृतीय खाद्य स्तर पर है बाघ। उत्पादक हैं पौधे, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, और गाय है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब वो जो अपना खाना खुद ना बना पाए। उसी प्रकार बाघ भी उपभोक्ता है, परंतु प्रथम स्थान पर किसी खाद्य श्रृंखला में पाए जाने वाले जीव को हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि जो गाय है वो है प्राथमिक उपभोक्ता या फिर शाकाहारी, और जो द्वितीय स्थान पर उपभोक्ता होते हैं उन्हें हम बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी। खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं, चराई खाद्य श्रृंखला और अपृत खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला वो होती हैं जो सूरज की रोशनी से शुरू हो। ज्यादातर पृथ्वी पे पाए जाने वाली श्रृंखला खाद्य श्रृंखला जो भी हैं वो सब चराई खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ही होती हैं। जैसे कि पादप पल्वक, ये छोटे पौधे होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। इनको कुछ कीड़े जिनका नाम होता है प्राणी पल्वक वो खाते हैं। फिर प्राणी पल्वक को छोटी मछली और फिर बड़ी मछली। यहाँ पर ऊर्जा जो सबसे शुरुआत में मिली है वो मिली है सूरज की रोशनी से। तो पादप पल्वक जैसे कि काई, डायटम सूरज की रोशनी को ग्रहण करके ऊर्जा एकत्रित करते हैं। दूसरे प्रकार अपृत खाद्य श्रृंखला होती है। अपृत खाद्य श्रृंखला वो श्रृंखलाएं होती हैं जो सूरज की रोशनी से शुरू नहीं होती, बल्कि यहाँ पर मृत कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से खाद्य श्रृंखला को शुरू करते हैं। जैसे कि अगर किसी पेड़ से पत्ती झड़ जाए और पत्ती जहां से झड़ी हो उस मृत पत्तियों से अगर कोई खाद्य श्रृंखला शुरू हो तो उसे हम बोलेंगे अपृत खाद्य श्रृंखला। ऐसे में देखा जाता है कि मृत कार्बनिक पत्तियों को फिर कुछ कीड़े जैसे कि अपृतभक्षी खा सकते हैं, और इन अपृतभक्षी को फिर बाद में बैक्टीरिया खा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन मृत कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करने वाले सर्वप्रथम जो जीव हों वो हो पादप पल्वक, और पादप पल्वक को फिर बाद में बैक्टीरिया या फफूंद खाए। तो अगर कहीं भी कोई खाद्य श्रृंखला मृत पत्तियों से शुरू हो या मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू हो तो उसे हम बोलेंगे अपृत खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल। खाद्य जाल एक बहुत ही बड़ा जाल है हमारे पूरे पृथ्वी पर, जिसके अंदर करोड़ों और सैकड़ों खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यानी कि जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो अलग नहीं होती परंतु एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर कैरेट, घास और ग्रेन ये हैं उत्पादक, और ये अन्य लेवल पर जुड़े होते हैं उपभोक्ता से। यानी कि इन उत्पादकों को खाने वाले हैं शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि रैबिट, चूहा या ग्रास हॉपर। इनको खाने वाले हैं अगले जीव जिनको हम मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं, जैसे कि चिड़िया, आउल, फॉक्स इत्यादि। तो समस्त जीव अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसी को हम बोलते हैं खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पर्यावरण संतुलन के लिए ये जरूरी है। अगर किसी जीव की संख्या में कमी आ रही हो तो हम खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल की मदद से पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा है कि जैव सांद्रता। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जैव सांद्रता को भी दर्शाते हैं। जैव सांद्रता का अर्थ है ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थ जो खाद्य श्रृंखला में बढ़ते चले जाएं। तो हर खाद्य श्रृंखला में देखा जाता है कि कार्बनिक या कोई भी रासायनिक पदार्थ अगर हम कहीं डाल रहे हैं तो वो खाद्य श्रृंखलाओं के द्वारा बढ़ता चला जाता है, और जो सबसे आखिर में स्तर होता है खाद्य स्तर,
उस वाले जीव को सबसे अधिक रासायनिक पदार्थ से खतरा होता है और कई बार तो उनकी जान भी जा सकती है। जैसे कि बहुत पहले कुछ जानवरों को, जो किसान यूज करते थे, ऐसे जानवरों को डाइक्लोफिनेक नाम का केमिकल दिया जाता था। डाइक्लोफिनेक अगर हम इंजेक्ट करते हैं काऊ में तो गाय को या काऊ को कोई दर्द महसूस नहीं होता और ऐसे में गाय ज्यादा समय तक खेती में योगदान दे सकती है। तो डाइक्लोफिनेक डाला तो गया था गाय और भैंसों में ताकि वो ज्यादा काम कर पाए, परंतु इन पशुओं के मरने के बाद इनको खाने वाले थे गिद्ध। और गिद्ध क्योंकि स्कैवेंजर्स हैं और डेड बॉडीज को खाते हैं, इसलिए जैसे ही स्कैवेंजर्स ने इनकी मतलब जानवरों की डेड बॉडीज को खाया तो डाइक्लोफिनेक नाम का केमिकल गिद्ध में ज्यादा पाया गया, बल्कि इतना ज्यादा कि गिद्ध की तो मृत्यु भी हो गई। और इसके बाद पाया गया कि जो गिद्ध हैं हमारे देश में वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं और इनके विलुप्त होने की संभावना बहुत अत्यधिक है। तो जैव सांद्रता का मतलब है कि किसी खाद्य श्रृंखला के द्वारा कोई भी केमिकल यानी कि रासायनिक पदार्थ एक जीव से दूसरे जीव में जा सकता है और जितना आगे यानी कि जितना आगे या मांसाहारी में जाएगा उतना ही मांसाहारी जीव को ज्यादा रासायनिक पदार्थ होने से मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी व्यवहारिक विशेषता है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह हर खाद्य श्रृंखला में पाई जाती है और ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होती है, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के जाने को हम ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। तो ये जो ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है ये उत्पादक से उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में होती है। कभी भी ये उल्टी नहीं हो सकती, यानी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मांसाहारी से शाकाहारी में ऊर्जा जाए और फिर शाकाहारी से उत्पादक में ऊर्जा जाए। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होते समय ऊष्मागतिकी के दो सिद्धांत पर ये आधारित होता है। तो ऊष्मागतिकी के दो सिद्धांत है। पहला ये कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में। इसका अर्थ है कि अगर पारिस्थितिक तंत्र है तो इसमें कहीं ऊर्जा बनी नहीं है ना ही नष्ट हुई है, बल्कि ये जो ऊर्जा है ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। जैसे कि पौधे सौर ऊर्जा को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट है बायोकेमिकल एनर्जी, यानी कि पौधों में सौर ऊर्जा को बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और ये जो बायोकेमिकल एनर्जी है ये अगले जीव शाकाहारी में जाएगी और फिर मांसाहारी में पहुंच जाएगी। तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। दूसरा ये कि ऊर्जा के रूपांतरण में ऊष्मा का काफी भाग पर्यावरण में खो जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा जाती है तो ऊर्जा का 90% भाग तो खो ही जाता है, सिर्फ 10% ऊर्जा ही एक जीव से दूसरे जीव में पहुंच पाती है। तो देखा यह जाता है कि ये जो ऊर्जा है जो खो जाती है पर्यावरण में, वो मुख्य रूप से रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, वार्मथ मतलब जीवों के अपने कुछ प्रक्रियाओं में खो जाती है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में सिर्फ 10% ऊर्जा ही एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाती है, बाकी 90% खो जाती है। ऊर्जा प्रवाह को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि सूरज की रोशनी को सबसे पहले घास ग्रहण करे, फिर घास को डियर ग्रहण करे और डियर को बाघ या शेर ग्रहण करे। इस खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है पौधे, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता है डियर यानी कि हिरण, इनको हम शाकाहारी भी कहेंगे क्योंकि शाकाहारी इसलिए ये सीधे पौधों को खा रहे हैं। तीसरा द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी है बाघ। तो इस खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से उपभोक्ता में और उपभोक्ता से मांसाहारी में सिर्फ 10% ऊर्जा ही जाएगी, बाकी 90% अनेक क्रियाएं जैसे श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन या कुछ और अन्य गतिविधियों में खो जाएगी। तो सिर्फ 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है। खाद्य श्रृंखला में
खाद्य स्तर इसीलिए 4 या 5 से ज्यादा नहीं होते। तो ये एक खाद्य स्तर है, उत्पादक, उपभोक्ता और ये मांसाहारी। तो हम देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 तक ही खाद्य स्तर होते हैं, और अगर इससे ज्यादा होंगे तो जो ऊर्जा है वो इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी कि अन्य जीव को मिल पाए। इसीलिए खाद्य स्तर सिर्फ 4 या 5 ही होते हैं। ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होती है, यानी कि उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी में ऊर्जा जाती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मांसाहारी से शाकाहारी में ऊर्जा जाए और फिर शाकाहारी से उत्पादक में ऊर्जा जाए। ऊर्जा प्रवाह को दर्शाने के लिए हम कुछ प्रतिरूप का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम है सर्वव्यापी प्रतिरूप। तो ये जो सर्वव्यापी प्रतिरूप है ये किसी भी खाद्य स्तर यानी कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर लागू हो सकता है। इस सर्वव्यापी प्रतिरूप में हम एक बॉक्स के द्वारा खाद्य स्तर को दर्शाते हैं, और इस खाद्य स्तर में दिखाते हैं कि एक ऊर्जा है जो अंदर आ रही है इस खाद्य स्तर में, जिसको हम बोलते हैं आवर्ती ऊर्जा। यानी कि आवर्ती ऊर्जा, अगर ये खाद्य स्तर पौधों का है तो आवर्ती ऊर्जा होगी सौर ऊर्जा, और इस आवर्ती ऊर्जा का कुछ भाग अप्रयुक्त रह जाता है और कुछ श्वसन में प्रयोग हो जाता है। यानी कि आवर्ती ऊर्जा का सिर्फ 10% अन्य जीवों में जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे बहिर्गम्य ऊर्जा। यानी कि बहिर्गम्य ऊर्जा सिर्फ आवर्ती ऊर्जा का 10% होगी, बाकी 90% अप्रयुक्त या श्वसन में खो जाता है। दूसरा ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप है एकीपत ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप। इस प्रतिरूप में हम दर्शाते हैं चराई खाद्य श्रृंखला। तो किसी भी चराई खाद्य श्रृंखला में किस प्रकार ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है उसी को हम बोलते हैं एकीपत ऊर्जा प्रवाह। तो इसमें हम दर्शाते हैं उत्पादक यानी कि पौधे। हरे पौधे अपनी ऊर्जा शाकाहारी जीवों में डालते हैं और शाकाहारी को ग्रहण करने के बाद मांसाहारी में भी ऊर्जा पहुंच जाती है। परंतु किसी भी चराई खाद्य श्रृंखला में, चराई मतलब जो सूरज से शुरू होने वाली श्रृंखलाएं हों, उनमें हम ये देखते हैं कि काफी भाग अप्रयुक्त यानी कि नॉट यूटिलाइज्ड रह जाता है। तो हर एक स्तर, चाहे वो उत्पादक का हो, चाहे शाकाहारी, चाहे मांसाहारी का स्तर हो, हर एक स्तर में एक भाग नॉट यूटिलाइज्ड यानी कि अप्रयुक्त रह जाता है, और एक भाग रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया में खो जाता है। तो जो ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है वो सिर्फ 10% ही होती है। तो उत्पादक से शाकाहारी और शाकाहारी से मांसाहारी में जो ऊर्जा जाती है वो सिर्फ 10% ही जाती है। और चराई खाद्य श्रृंखला जिसमें हम उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी तीनों को ही दर्शा रहे हैं, ये प्रतिरूप है एकीपत ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप। द्विपद ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप। इस प्रतिरूप में हम 2 खाद्य श्रृंखलाओं को दर्शाएंगे, चराई खाद्य श्रृंखला को भी दर्शाएंगे और अप्रद खाद्य श्रृंखला को भी दर्शाएंगे। तो जो चराई खाद्य श्रृंखला है वो भूतल से ऊपर है, और जो अप्रद खाद्य श्रृंखला है वो भूतल से नीचे है। तो जो चराई खाद्य श्रृंखला है वो भूतल से ऊपर है और अपनी जो ऊर्जा है सौर ऊर्जा से ले पाती है। इसमें अनेक जीव होते हैं, जैसे कि कोई पेड़, फिर पेड़ पौधों को खाने वाले जीवों को हम शाकाहारी बोलेंगे, शाकाहारी के बाद मांसाहारी। इन सभी जीवों में ऊर्जा पहुंचती है एक जीव से दूसरे जीव में, परंतु ऊर्जा कभी भी 100% नहीं जाती, क्योंकि 90% ऊर्जा का भाग श्वसन में खो जाता है। यही हम देखते हैं अप्रद खाद्य श्रृंखला में। तो जो चराई खाद्य श्रृंखला के जीव जंतु हैं वो मृत होने के बाद अप्रद खाद्य श्रृंखला से भी जुड़े होते हैं, यानी कि चराई और अप्रद खाद्य श्रृंखला आपस में इंटरकनेक्टेड या जुड़ी होती हैं। तो अगर मृत्यु उपरांत ये जो पेड़ पौधे, पत्तियां, जड़ या कोई भी जीव जंतु है वो मिट्टी में मिलेगा, और मिट्टी में फिर अपघटनकारी इसको खाएंगे। अपघटनकारी के बाद अप्रदी भी जीव होते हैं जो इनको खाते हैं। तो अपघटनकारी जैसे बैक्टीरिया, फंगस, और अप्रदी जैसे कि अर्थवॉर्म इत्यादि। तो इससे क्या होगा कि जो ऊर्जा है वो समस्त जीव जंतुओं में पहुंच जाएगी, चराई खाद्य श्रृंखला में भी और अप्रदी खाद्य श्रृंखला में भी।
क्योंकि हम इसमें दोनों ही खाद्य श्रृंखला दिखा रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं द्विपद ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप। पारिस्थितिक तंत्र का एक और खास और व्यवहारिक विशेषता है जिसको कहा जाता है पारिस्थितिक पिरामिड। तो पारिस्थितिक पिरामिड एक ग्राफिक चित्र होता है जिसमें हर एक खाद्य स्तर पर जितने भी जीव उपलब्ध हैं उनकी संख्या, उनका भार और उनकी ऊर्जा को दर्शाया जाता है। जैसे कि घास को कीड़ा खाए, कीड़े को मेंढक, मेंढक को सांप और फिर चिड़िया। तो इनमें हम देखते हैं अगर हमें कोई पिरामिड बनाना है ऊर्जा दिखाते हुए, तो हम ऊर्जा को लिखेंगे कि ऊर्जा घास में है 10,000 किलो कैलोरी। इसका सिर्फ 10% ही कीड़े में पहुंचेगा, यानी कि अगले खाद्य स्तर में पहुंचेगा। अगर कैलकुलेट करें तो ये मात्रा आएगी 1000 किलो कैलोरी। 1000 किलो कैलोरी का 10% मेंढक में जाएगा, यानी कि 100 किलो कैलोरी। 100 किलो कैलोरी का फिर 10% सांप में जाएगा तो 10 किलो कैलोरी, और फिर 1 किलो कैलोरी ही चिड़िया को मिलेगी। तो अगर ये समस्त पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है इसको हम चित्र के रूप में दर्शाना चाहें तो वो इस प्रकार होगा। तो इस चित्र में हम ऊर्जा को दर्शा रहे हैं कि घास के पास कितनी ऊर्जा है और अन्य जीवों के पास कितनी ऊर्जा है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो हमेशा जो हम ग्राफिक चित्र बनाते हैं उसमें घास को या किसी भी उत्पादक को नीचे रखा जाता है, और ये जो बॉक्स है ये दर्शाता है कि कितनी ऊर्जा है। जैसे कि यहाँ पर घास की सबसे ज्यादा ऊर्जा है, इसीलिए घास का जो बॉक्स है वो सबसे बड़ा है। तो जो ऊर्जा है वो है 10,000 किलो कैलोरी। इसके ऊपर है ग्रास हॉपर जिसकी ऊर्जा है 1000 किलो कैलोरी, फिर फ्रॉग यानी कि 100 किलो कैलोरी, स्नेक 10 किलो कैलोरी और चिड़िया 1 किलो कैलोरी। यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा कम होती जा रही है। तो खाद्य स्तर में एक जीव से दूसरे जीव में 10% कानून लागू होता है, और इसके अंतर्गत एक जीव में जो ऊर्जा है उसका सिर्फ 10% अगले जीव में जा सकता है। यानी कि ऊर्जा हमेशा कम होती चली जाती है जितना ऊपर हम खाद्य स्तर में जाते हैं। खाद्य स्तर को दर्शाने के लिए 3 पारिस्थितिक पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड के 3 प्रकार हैं, संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। संख्या के पिरामिड में हम हर खाद्य स्तर पर मौजूद जीवों की संख्या को दर्शाते हैं। जैव भार के पिरामिड में हम हर खाद्य स्तर पर मौजूद जीवों के भार को दर्शाते हैं, यानी कि वजन को दर्शाते हैं। और अगर हम हर खाद्य स्तर पर जो मौजूद जीव हैं उनकी ऊर्जा को दर्शाएंगे तो वो ऊर्जा का पिरामिड कहलाया जाएगा। तो ये जो फूड चेन यानी कि ये जो खाद्य श्रृंखला दिखाई हुई है इसमें है प्लैंकटन यानी कि छोटे पौधे, फिर है कीड़े इंसेक्ट्स, फिर छोटी फिश और फिर है बड़ी मछलियां। तो अगर हम संख्या देखें तो ऐसी स्थिति में किसी भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे कि एल्गी, काई, इससे कम होंगे क्रस्टेशियंस, फिर उससे कम होंगी छोटी मछलियां और फिर सबसे कम संख्या में होंगी बड़ी मछलियां, शार्क इत्यादि तो बहुत ही कम होती हैं। तो इसलिए अगर हम देखें तो ये जो पिरामिड है इसकी जो पॉइंट है ये है ऊपर की तरफ, और इसीलिए ये जो पिरामिड बना है इसको हम बोलते हैं सीधा पिरामिड यानी कि अपराइट पिरामिड। दूसरा है जैव भार का पिरामिड। जैव भार के पिरामिड में हम किसी भी खाद्य स्तर पर मौजूद भार, जीवों के भार को दर्शाते हैं। तो अगर हम यही खाद्य श्रृंखला लें तो इनमें तो प्लैंकटन्स यानी कि काई बहुत ही हल्के होंगे और मछलियां तो बहुत भारी होंगी। तो ये जो पिरामिड होगा ये इस प्रकार का होगा, इसको हम कहेंगे उल्टा पिरामिड, क्योंकि यहाँ पे जो जैव भार है वो यहाँ पर पौधों का थोड़ा कम है और जो भार है वो मछलियों का, बड़ी मछलियों का सबसे ज्यादा है। तो ये हुआ उल्टा पिरामिड। इसके अलावा नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा तो हमें पता है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में सिर्फ 10% जाती है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। पारिस्थितिक पिरामिड के कई प्रकार हैं और इसी को हम एक और बार दर्शाते हैं घास खाद्य श्रृंखला के द्वारा। तो घास के क्षेत्र में हम पाएंगे घास और फिर रैबिट, फिर सांप और फिर चिड़िया। तो अगर हम इनको दर्शाएं तो फिर हम संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड बना सकते हैं। संख्या के पिरामिड में सबसे ज्यादा संख्या होंगी पौधों की और फिर संख्या कम होती चली जाएंगी, मांसाहारी जीव की संख्या सबसे कम होगी। इसलिए ऐसे घास क्षेत्रों में ज्यादातर संख्या का पिरामिड सीधा होता है। जैव भार के पिरामिड में हम भार को दर्शाएंगे। तो
तो अगर हम पूरे समस्त घास क्षेत्र की, जंगल की, मतलब घास क्षेत्र की अगर हम घासों को देखें और उनका वजन देखें तो हम पाएंगे कि वजन सबसे ज्यादा घासों का होगा, क्योंकि घास सबसे ज्यादा होंगी नंबर में। इसके बाद अगर हम देखें तो भार जो शाकाहारी हैं उनका होगा, और सबसे कम भार होगा चिड़िया का, क्योंकि ये संख्या में भी बहुत कम है इसलिए। तो टोटल भार अगर हम पूरे घास क्षेत्र का देखेंगे तो वो बोला जाएगा जैव भार का पिरामिड। इस केस में जैव भार का पिरामिड सीधा है, क्योंकि जो इसकी पॉइंट है वो अपवर्ड है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है उसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में 10% ही जाती है, इसलिए ऊर्जा को अगर हम दर्शाएंगे तो ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी घास में, और उसके बाद घास में सबसे ज्यादा होने के बाद ऊर्जा कम होती चली जाएगी, शाकाहारी में और कम, मांसाहारी में और कम, और सबसे ऊपर वाले मांसाहारी में तो और भी कम। तो इसलिए ऊर्जा का पिरामिड इस केस में सीधा है। तो हम अगर देखें तो जैव भार और संख्या का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, परंतु ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। पोषण चक्रण। पोषण चक्रण वो प्रक्रिया है जिनके द्वारा पोषण तत्व जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचते हैं तथा एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में ट्रांसफर होते रहते हैं। इसका अर्थ है कि अगर हम पोषण तत्व देखें तो हर एक प्लांट में पोषण तत्व जाते हैं, एनिमल्स में पोषण तत्व जाते हैं, और बैक्टीरिया और छोटे सूक्ष्म जीवों में भी पोषण तत्व जाते हैं। अब जब पोषण तत्व एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिल भी होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स पर्यावरण में यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी आ जाते हैं। तो पोषण चक्र का मतलब है किस प्रकार पोषण तत्व जैविक और अजैविक घटक में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें तो जो एनर्जी फ्लो है वो हमेशा सीधी दिशा में होता है, परंतु जो पोषण चक्रण होता है वो हमेशा साइक्लिक मैनर में होता है, यानी कि सर्कल के रूप में होता है। तो पोषण तत्व कई प्रकार के हैं। सबसे पहले देखते हैं जल चक्र। तो जल चक्र में सबसे पहला स्टेप होता है लिक्विड पानी का, यानी कि द्रव जल का भाप में तब्दील होना, यानी कि इस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। दूसरा, भाप जो होती है वो बादलों में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन। संघनन का एक कारण और हो सकता है, तो जितने भी पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों से कुछ भाप निकालते हैं, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन भी और वाष्पीकरण दोनों ही संघनन प्रक्रिया होने में मदद करते हैं। संघनन प्रक्रिया से बादल बनते हैं और ये बादल बारिश के रूप में पानी को नीचे ले आते हैं। तो जो अगला पॉइंट है वो है वर्षा। तो वर्षा के द्वारा बादलों से पानी की भार होती है। वर्षा के बाद ये जो पानी है ये कुछ हद तक भूमि जल में मिल जाता है और कुछ भाग जल का सतह के रूप में फिर जल में मिल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम जल चक्र बोलते हैं। दूसरा है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र में हमें याद रखना होगा कि कार्बन हर जीव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। कार्बन की वजह से ही कोई जीव अपना विकास कर पाता है, परंतु ये जो कार्बन है ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद होती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाले जीव होते हैं पौधे। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। इसके पश्चात प्रकाश संश्लेषण होने के बाद जो पौधों में कार्बन एकत्रित होती है वो अन्य जीवों में भी चली जाती है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए भूमि खाद्य जाल जो भी पौधे या जो भी जीव हैं जो इन पौधों को खाएंगे उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगी। फिर ये जो जीव हैं ये श्वसन प्रक्रिया के द्वारा वापस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन के द्वारा CO2 फिर वायुमंडल में आ जाती है। इसके बाद जो खाद्य जाल के जीव जंतु हैं वो सब मृत्यु होने के उपरांत
जीवाश्म में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि फॉसिल्स में तब्दील हो जाते हैं। जीवाश्म का दहन से हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने में योगदान देते हैं। ये था भूमि का कार्बन साइकिल। अगर हम इसी चक्र को ओशन में यानी कि समुद्र में देखें तो हम पाएंगे कि समुद्री जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से नहीं ले पाते। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुलना। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाएगी तब जलीय पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर पाएंगे। जलीय पौधों से ये कार्बन जलीय खाद्य श्रृंखला में चली जाएगी, जिसके द्वारा अन्य जीव जंतु भी कार्बन को ग्रहण कर लेंगे और अपना विकास कर पाएंगे। जो जलीय पौधे होते हैं वो एक टाइम पर जीवाश्म में तब्दील हो जाते हैं। तो जितने भी जीव जंतु पौधे जो जल में पाए जाते हैं वो भी जीवाश्म बनाते हैं, और जो भूमि में पाए जाते हैं वो भी जीवाश्म बनाते हैं। तो जीवाश्म के दहन को हम बोलते हैं कंबशन या दहन, और इस प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड फिर पर्यावरण में पहुंच जाती है। तो दहन प्रक्रिया आजकल बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि कारखाने तथा वाहनों में हम बहुत जीवाश्म डालते हैं। इस प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर पर्यावरण में बढ़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन होता है। तीसरा है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन गैस से शुरू होती है। तो नाइट्रोजन हर जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, और नाइट्रोजन की वजह से ही जीवों में विकास हो पाता है और वो अपने जो जीन्स हैं उनको भी बना पाते हैं। परंतु ये जो नाइट्रोजन गैस है इसको कोई भी जीव प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसीलिए नाइट्रोजन चक्र के द्वारा इस नाइट्रोजन को एक अच्छे और सही रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हर प्राणी और हर जीव ग्रहण कर पाए। तो जो नाइट्रोजन गैस है इसको सर्वप्रथम कुछ लेग्यूम पौधे ले लेते हैं। लेग्यूम पौधे यानी कि चना, दाल, मूंग इत्यादि। इन जो पौधे हैं इनमें इनकी जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया इनकी जड़ों में पाए जाते हैं वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में परिवर्तित करने में मददगार होते हैं। तो ये जो है स्टेप, इसको हम बोलते हैं जैविक यौगिकीकरण। जैविक यौगिकीकरण का मतलब है नाइट्रोजन का अमोनिया में तब्दील होना राइजोबियम बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। अब जो अमोनिया बनती है इसको भी और अन्य जीव तब तक नहीं ग्रहण कर सकते जब तक इसका कन्वर्जन ना हो। तो अमोनिया सबसे पहले कन्वर्ट होती है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट फिर कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट में। इस स्टेप को हम बोलेंगे नाइट्रिकीकरण। तो नाइट्रिकीकरण में एक्चुअली दो स्टेप्स शामिल होते हैं, अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तित होना और नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तित होना। अब जो नाइट्रेट है इसको हर जीव ले सकता है। तो हर पौधे, जीव इस नाइट्रेट को ग्रहण कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। तो जैसे ही ये नाइट्रेट और जीवों में जाएगा तो उसको फिर पौधे लेंगे, साथ ही साथ जो अगला शाकाहारी जीव है वो खाएगा। शाकाहारी से फिर मांसाहारी जीव में ये नाइट्रोजन पहुंच जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के समस्त जीव जंतुओं में नाइट्रोजन पहुंच जाएगी और हर एक जीव जंतु अपना विकास कार्य पूरा कर सकता है। इसके बाद जो शेर है या बाघ है या जितने भी जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, और मृत्यु उपरांत फिर इनका जो बॉडी है वो मिट्टी में मिलेगा और मिट्टी में अमोनिया बन जाएगी। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अमोनिकीकरण। अमोनिकीकरण मतलब मृत्यु उपरांत जीवों के जो जीव हैं या पौधे हैं उनका अमोनिया में तब्दील हो जाना। फिर आखिरी जो स्टेप है वो है विनाइट्रिकीकरण। विनाइट्रिकीकरण से नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो विनाइट्रिकीकरण है इसमें कुछ बैक्टीरिया चाहिए होते हैं जिनको हम बोलते हैं विनाइट्रिकीकरण बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया आसानी से नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु ये कुछ खास जगहों पर ही होता है। ये प्रक्रिया ज्यादातर दलदली स्थानों पर देखी जाती है। तो नाइट्रोजन में सबसे पहला स्टेप है जैविक यौगिकीकरण, जिसके द्वारा नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित होती है। दूसरा स्टेप है नाइट्रिकीकरण, जिसमें अमोनिया नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट नाइट्रेट में परिवर्तित होते हैं। तीसरा स्टेप है अमोनिकीकरण। अमोनिकीकरण मतलब जीव जंतु के मृत्यु उपरांत अमोनिया का बनना मिट्टी में। और लास्ट विनाइट्रिकीकरण। विनाइट्रिकीकरण से नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस में तब्दील हो जाते हैं।
फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र एक ऐसा चक्र है जो चट्टान से शुरू होता है, क्योंकि फास्फोरस वायुमंडल में नहीं पाया जाता, चट्टान के रूप में पाया जाता है। तो फास्फोरस जो चट्टान में है उसको तोड़ने के लिए कुछ प्राकृतिक चीजें होती हैं। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग या अपक्षय कहते हैं। इसके अंतर्गत हवा, बारिश या कुछ पौधे अगर इसमें उगने लग जाएं तो चट्टान टूट जाती है और चट्टान में मौजूद फास्फोरस मिट्टी में घुल जाती है। तो ये जो घुली फास्फोरस है इसको पौधे लेंगे और पौधों जब ग्रहण कर लेंगे तो पौधों को खाने वाले शाकाहारी, फिर शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी जीव, सब में फास्फोरस पहुंच जाएगी। तो हम कह सकते हैं सभी जीवों में ये फास्फोरस पहुंच जाएगी। और फास्फोरस का हर एक जीव इस्तेमाल करता है अपनी हड्डियों के लिए या फिर दांत के विकास के लिए। तो जीवों में ये जब फास्फोरस चली जाएगी तो ये अपना विकास कार्य कर पाएंगे। फिर मृत्यु उपरांत जीवों से फास्फोरस निकलती है जो मिट्टी में मिल जाती है और फिर से चट्टान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके अलावा फास्फोरस रॉक को हम आर्टिफिशियली खनन प्रक्रिया के द्वारा भी निकालते हैं, और वो इसलिए क्योंकि फास्फोरस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरकों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो फास्फोरस रॉक को निकालने के लिए खनन प्रक्रिया होती है और इसको उर्वरक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो उर्वरक या फर्टिलाइजर्स हैं इनको फिर खेतों में डालते हैं, यानी कि ये पौधों में चले जाते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये जो घुली फास्फोरस है ये बहकर पानी के साथ या वर्षा के साथ बहकर समुद्रों में भी जा सकती है और समुद्र के नमकीन पानी को और नमकीन बना सकती है। तो ये जो घुली फास्फोरस है जैसे ही ये समुद्रों में जाएगी तो इसको जलीय पौधे ग्रहण कर लेंगे और अपने विकास कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। जलीय पौधों से ये फास्फोरस जलीय जीवों में चली जाती है और जलीय जीव स्पेशली जो मछलियां होती हैं उनको खाने वाली होती हैं समुद्री चिड़ियाएं। तो समुद्री चिड़ियाओं में देखा गया है कि फास्फोरस की मात्रा अत्यधिक होती है। तो समुद्री चिड़िया उड़कर दूर देशों में या दूर धरती पर चली जाती हैं और जहां भी जाती हैं वो अपना अवसाद यानी कि ग्वानो निकालती हैं। तो ग्वानो जो चिड़िया का अवसाद होता है ये फास्फोरस में अत्यधिक संपूर्ण होता है और इसीलिए ग्वानो को जब भी जहां भी कहीं ये चिड़िया ग्वानो निकालेगी वो एक तरीके से पोषण तत्व होगा पौधों के लिए। तो इस प्रकार फास्फोरस का चक्रण होता है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य प्रकार हैं। एक धरातलीय पारिस्थितिक अगर कोई पारिस्थितिक तंत्र धरती पर पाया जाए तो उसे हम बोलेंगे धरातलीय पारिस्थितिक तंत्र, और अगर कोई पारिस्थितिक तंत्र जल में पाया जाए तो उसे हम बोलेंगे जलीय पारिस्थितिक तंत्र। धरती में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र तीन हैं: जंगल, घास भूमि और मरुस्थल। अगर कहीं वर्षा बहुत अत्यधिक होती है तो उसको हम जंगल कहते हैं। अगर कहीं वर्षा सामान्य होती है तो उस स्थिति में घास ही उग पाती है और ऐसी स्थिति में हम उस क्षेत्र को कहेंगे घास क्षेत्र। अगर कहीं हम देखते हैं कि बारिश बहुत कम है तो उस एरिया को हम बोलेंगे मरुस्थल। धरातलीय पारिस्थितिक तंत्र के अलावा जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी होते हैं। तो जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को जलीय बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, साफ जलीय और दूसरा खरा जल। साफ जल मतलब जिसमें नमक कम हो और खारा जल मतलब जिसमें नमक अत्यधिक हो। तो साफ जल इसके अलावा दो भागों में बांट सकते हैं: लेंटिक जल यानी कि जो रुका हुआ पानी हो जैसे तालाब, झील इत्यादि, और बहता पानी यानी कि लोटेक वाटर जैसे कि नदी। इसके अलावा खारा जल होता है समुद्रों में या महासागरों में। तो पहला है धरातलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण जंगल। तो जो जंगल होते हैं वो वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश के अत्यधिक होने से विविध प्रकार के पेड़ पौधे उग पाते हैं और जैव विविधता अत्यंत होती है। तो जो जंगल होते हैं उनको हम निम्नलिखित प्रकार से बांट सकते हैं। तो कुछ जंगल भूमध्य रेखा के पास होते हैं, उनको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जंगल। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वो होते हैं जो भूमध्य रेखा के पास हो और बहुत वर्षा जहां पर हो। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन वो होते हैं जो भूमध्य रेखा के पास हो परंतु तापमान थोड़ा ज्यादा हो जिसकी वजह से पत्तियां एक सीजन में झड़ जाएं। तीसरे होते हैं शुष्क पतझड़ी वन, जहां पर बहुत ज्यादा पत्तियों का झड़ना देखा जाता है।
इसके अलावा भूमध्य रेखा से दूर होता है शीतोष्ण। तो शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट एरिया, अगर कोई वन जहां पर बहुत बारिश हो और वो भूमध्य रेखा से दूर हो तो उसको हम बोलेंगे शीतोष्ण वर्षा वन। दूसरा है शीतोष्ण पतझड़ी वन। तो ऐसे वन जो भूमध्य रेखा से काफी दूर हो और जिनकी पत्तियां झड़ती हों उनको हम कहेंगे शीतोष्ण पतझड़ी वन। फिर आते हैं सदाबहार शंकुधारी वन, यानी कि वो वन जो बिल्कुल पहाड़ों पर पाए जाएं। तो जो धरातलीय पारिस्थितिक तंत्र जंगल हैं उनके ये सारे प्रकार हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में बारिश बहुत होती है और ये भूमध्य रेखा के पास होते हैं। ऐसे वर्षा वन में पेड़ बहुत एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो वर्षा वन में कई सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि इमर्जेंट लेयर जिसमें होते हैं बहुत लंबे लंबे टॉल ट्रीज। फिर होती है कैनोपी लेयर्स जिसमें होते हैं मध्यम हाइट के पेड़ पौधे। फिर होती है अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी लेयर मतलब छोटे पेड़ पौधे। और फिर आता है फॉरेस्ट फ्लोर यानी कि सतह जंगल की, जहां पर होती है घास या बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि। उष्ण कटिबंधीय एक और जंगल होते हैं जिनको हम बोलते हैं पतझड़ी वन। तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन में देखा जाता है कि पत्तियां झड़ जाती हैं एक समय पे, तापमान थोड़ा ज्यादा होता है, वर्षा थोड़ी कम होती है उष्ण वर्षा वन के मुकाबले, और इसीलिए इन वर्षा वनों में या इन जंगलों में पेड़ एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हैं। फिर आता है शुष्क पतझड़ी वन। शुष्क पतझड़ी वन में हम देखते हैं कि पत्तियां बहुत झड़ती हैं। ज्यादातर ऐसे एरियाज में हम स्क्रब यानी कि छोटे पेड़ पौधे ही पाते हैं। जो धरातलीय पारिस्थितिक तंत्र जंगल है वो एक और प्रकार से हम भाग सकते हैं। शीतोष्ण वर्षावन यानी कि ऐसे वर्षावन जहां बारिश बहुत हो और भूमध्य रेखा से ये दूर हो, उनको हम बोलेंगे शीतोष्ण वर्षावन। फिर दूसरा शीतोष्ण पतझड़ी वन, ऐसे वन जो भूमध्य रेखा से दूर हो और जिनकी पत्तियां झड़ती हों। ज्यादातर यूरोप में ऐसे वन पाए जाते हैं। फिर आते हैं सदाबहार शंकुधारी वन, यानी कि ऐसे जंगल जो पहाड़ों पे हों। तो पहाड़ों पे होने के कारण पाइन के पेड़ या चीड़ के पेड़ बहुत आम है शंकुधारी वन में। तो चीड़ के पेड़ या शंकुधारी वन के पेड़ों की खास बात यह है कि यहाँ पर पत्तियां बहुत पतली होती है और ढलान वाली इनकी शाखाएं होती हैं। तो अगर कहीं बर्फ गिरती है तो आराम से फिसल सकती है। इसके बाद दूसरा धरातलीय पारिस्थितिक तंत्र है घास भूमि। घास भूमि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सामान्य वर्षा होती है और सामान्य वर्षा होने के कारण पेड़ ज्यादा मात्रा में नहीं उग पाते और सिर्फ घास ही उग पाती है। ये जो घास भूमि है इसको भी हम कई प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय घास भूमि। तो जो उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है वो भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है, जैसे कि अफ्रीका के सवाना घास क्षेत्र। दूसरा शीतोष्ण घास क्षेत्र। तो जो शीतोष्ण घास क्षेत्र होते हैं वो भूमध्य रेखा से दूर होते हैं और घास वहां पर बहुत होती है क्योंकि सामान्य ही वर्षा है, जैसे कि अमेरिका के पैम्पास और प्रेरी। फिर तीसरा होता है ध्रुवीय घास क्षेत्र। तो यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में कभी कभी बारिश हल्की सी होती है जिसके कारण घास वहां पर उग पाती है। ऐसी स्थिति में हम ध्रुवीय क्षेत्रों को बोलेंगे ध्रुवीय घास भूमि। जो धरातलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसका तीसरा प्रकार है मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र। मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र मतलब जहां पर सूखा ही सूखा हो और वर्षा बहुत कम हो। तो वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में नहीं उग पाते और जो उगते हैं वो कैक्टस होते हैं, यानी कि जिनमें कांटे वाले पौधे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पानी को बहुत टाइम तक अपने अंदर एकत्रित करे रखें, जैसे कि कैमल। तो जो मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र हैं वो दो प्रकार से बांटे गए हैं तापमान के ऊपर। अगर दोनों ही मरुस्थल में बारिश होगी कम, परंतु अगर तापमान ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम गर्म मरुस्थल, और अगर तापमान ठंडा है, बारिश कम हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे ठंडे मरुस्थल। ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है गोबी मरुस्थल। गर्म जो मरुस्थल है वो दो प्रकार से बांटे जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और शीतोष्ण मरुस्थल। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है सहारा मरुस्थल, यानी कि ऐसे मरुस्थल जहां पर तापमान ज्यादा हो, वर्षा कम हो और ये पाए जाते हो भूमध्य रेखा के आसपास। तो ऐसे मरुस्थल को हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। दूसरा है शीतोष्ण। शीतोष्ण मरुस्थल वो मरुस्थल होते हैं जो भूमध्य रेखा से दूर पाए जाते हैं, जैसे कि मोजेव मरुस्थल कैलिफोर्निया अमेरिका में पाया जाता है।
अगला पारिस्थितिक तंत्र है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जो जल में पाए जाएं। तो जल कई प्रकार के हैं, साफ जल और खारा जल। तो साफ जल में उदाहरण है तालाब, झील और नदियां। इनमें से तालाब और झील रुका हुआ पानी यानी कि लो टेक वाटर में लिखे जाते हैं। तो जो तालाब होते हैं उनमें अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, जैसे काई को खाने वाले होते हैं कुछ कीड़ों को फिर छोटी मछलियां खाती हैं और फिर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो हर तालाब में कुछ चीजें देखी जाती है या कुछ लेयर्स देखी जाती हैं। हम सूरज की रोशनी को देखते हुए तालाब को लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली लेयर है प्रकाशमय भाग। प्रकाशमय भाग वो हिस्सा है तालाब का जिसमें पानी में सर्वाधिक सूरज की रोशनी पहुंचती हो। तो सर्वाधिक सूरज की रोशनी होने से ऐसे एरियाज में थोड़े छोटे छोटे पौधे बहुत ज्यादा उगने लगते हैं। दूसरा क्षेत्र है नीतल भाग, नीतल क्षेत्र। तो नीतल क्षेत्र में सूरज की रोशनी कम मात्रा में पहुंचती है और इसीलिए पौधे यहाँ पर ज्यादा उग नहीं पाते। फिर सबसे नीचे होता है अंधकारमय क्षेत्र। अंधकारमय क्षेत्र मतलब पूरा का पूरा जहाँ पर अंधकार हो। ऐसी स्थिति में सिर्फ बैक्टीरिया और फंगस ही उग पाते हैं। तो जितने भी पानी के जीव जंतु हैं वो मृत्यु उपरांत नीचे बैठ जाते हैं और नीचे अंधकारमय में बैक्टीरिया और फंगस उनको उनके कार्बनिक पदार्थ को छोटे रूप में तोड़ देते हैं। इसी प्रकार झीलों का भी विभाजन किया जाता है। तो जो झील होती है उनमें एक होता है प्रकाशमय क्षेत्र, यानी कि जहां पर प्रकाश की किरणें बहुत होती हों। दूसरा है नीतल क्षेत्र जो बीच का हिस्सा हो जहां पर कम प्रकाश हो। और तीसरा है अंधकारमय क्षेत्र जो बिल्कुल अंधकार में हो और इसीलिए वहां पर बैक्टीरिया फंगस ज्यादा हो। झील और तालाब में एक अंतर ये होता है कि झील बहुत नीचे गहरी होती है और ज्यादा पानी से भरी हुई होती है, वहीं तालाब थोड़ा कम पानी से भरा एरिया होता है। इसके बाद साफ जल का एक और उदाहरण है नदियां। तो जो हमारे देश की नदियां हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो नदी का ऐसा भाग जो बिल्कुल पहाड़ों से शुरू होता हो, वो भाग साफ पानी से भरा हुआ होता है, वहां पे घुली ऑक्सीजन भी अधिक होती है। फिर जैसे जैसे नदी बहकर शहरों में पहुंचती है उस समय नदी का जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है और काफी कारखानों के द्वारा नदी प्रदूषित भी हो जाती है। फिर सबसे आखिरी में नदियों का एक भाग ऐसा आता है कि जब नदियों का पानी समुद्रों में मिल जाता है। ऐसी स्थिति में नदी के द्वारा लाए गए मिट्टी कण सब आसपास एकत्रित हो जाते हैं और डेल्टा बन जाता है। तो ये है पारिस्थितिक तंत्र नदी। जलीय पारिस्थितिक तंत्र खारे पानी के रूप में भी होता है। तो खारा पानी सर्वाधिक समुद्रों में पाया जाता है। समुद्रों को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो समुद्रों का जो खारा पानी है वो 2 प्रकार से विभाजित होता है। पहला, अगर हम चट्टान को देखें तो समुद्रों के नीचे विशाल चट्टानें होती हैं। तो चट्टानों के हिसाब से हम खारे जल पारिस्थितिक तंत्र को अनेक प्रकार से बांट सकते हैं। पहली चट्टान है महाद्वीपीय चट्टान। तो महाद्वीपीय चट्टान एक ऐसी चट्टान है जिसमें गहराई धीरे धीरे कम होती है। फिर आता है महाद्वीपीय ढलान। महाद्वीपीय ढलान एक ऐसी चट्टान है जिसमें बहुत तेजी से गहराई बढ़ती है। और फिर आता है महाद्वीपीय चढ़ाव जिसमें थोड़ा सा चढ़ाव समुद्र में देखा जाता है। इसके बाद जितना भी क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं समुद्री सतह या ओशन फ्लोर। इसके अलावा हम प्रकाश के रूप में भी समुद्र को विभाजित कर सकते हैं। तो ऐसी लेयर समुद्र में जहाँ पे प्रकाश बहुत ज्यादा हो उसको हम बोलेंगे प्रकाशमय क्षेत्र। जो जिसमें प्रकाश थोड़ा कम हो उसको हम बोलेंगे मध्य सागरीय क्षेत्र। और जहां प्रकाश बिल्कुल ही कम हो यानी कि अंधकार हो उसको हम बोलेंगे एविसल प्लेन। खारा जल एस्टरीज यानी कि नदी मुहानों में भी पाया जाता है। तो जो नदी मुहाने होते हैं वो ऐसा क्षेत्र होते हैं जहां पर नदियां समुद्री जल से मिलती हैं। समुद्री जल से मिलने के कारण नदियों का जो पोषण तत्व है वो बहुत ज्यादा होते हैं और समुद्र के भी काफी हद तक पोषण तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। इसी कारण किसी नदी मुहाने के पास पाए जाने वाला जंगल बहुत ही समृद्ध होता है क्योंकि अत्यंत
पौधों के कारण या अत्यंत पोषण तत्वों के कारण इतने अधिक पौधे जीव जंतु वहां पर उग पाते हैं। तो नदी मुहाने में कुछ जीव होते हैं ऐसे जो तापमान को बहुत टाइम तक टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं यूरीथर्मल। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सॉल्ट को यानी कि नमक को बहुत हद तक टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं यूरीहेलाइन। तो एस्चुरीज एक ऐसा एरिया है जहां पे प्राथमिक उत्पादन बहुत ज्यादा है। तो प्राथमिक उत्पादन यानी कि उत्पादन होता क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादन का मतलब है कितना कार्बनिक पदार्थ किसी पारिस्थितिक तंत्र में एकत्रित हो रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादन, तो जो पारिस्थितिक तंत्र में एकत्रित जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनको हम दो लेवल पर देख सकते हैं। पहला प्राथमिक उत्पादन और दूसरा द्वितीय उत्पादन। तो हमेशा प्राथमिक उत्पादन होता है पौधों का और द्वितीय उत्पादन होता है जीव जंतुओं का। तो प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत हम किसी भी पौधे में एकत्रित ऊर्जा को नापते हैं। तो प्राथमिक उत्पादन दो प्रकार के होते हैं, कुल प्राथमिक उत्पादन और शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। तो कुल प्राथमिक उत्पादन का मतलब है किसी पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कितना टोटल कार्बनिक पदार्थ एकत्रित हुआ है। अगर इस टोटल कार्बनिक पदार्थ में से हम श्वसन को हटा दें तो जो बचा हुआ प्राथमिक उत्पादन होगा उसको हम कहेंगे शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। तो कुल प्राथमिक उत्पादन का मतलब है टोटल जितना भी कार्बनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण से बना हो किसी पौधे में। परंतु अगर कुल प्राथमिक उत्पादन में से हम श्वसन को हटा दें तो बचा हुआ प्राथमिक उत्पादन होगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। उसी द्वितीय उत्पादन होता है जीव जंतुओं का। तो जीव जंतुओं में जितनी भी एकत्रित ऊर्जा है उसको हम कहेंगे कुल द्वितीय उत्पादन। और कुल द्वितीय उत्पादन में से श्वसन को अगर हटा दें, रेस्पिरेशन को हटा दें, तो बचा हुआ होगा शुद्ध द्वितीय उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन, तो प्राथमिक उत्पादन किसी भी उत्पादक यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सूर्य को जैविक पदार्थ में तब्दील करना कहा जाता है। तो जितने जैविक पदार्थ बनेंगे उतना अधिक उत्पादन किसी पौधे का होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो टोटल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उनको हम कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि कुल प्राथमिक उत्पादन। और अगर इस टोटल में से श्वसन में प्रयोग होने वाले ऊर्जा को हटा दें तो जो बचेगा वो होगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। किसी भी पौधे की या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन कई प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे कि सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है, जल पर, पोषण तत्व पर, पौधों पर और क्लोरोफिल पर। तो प्राथमिक उत्पादन हर जगह का, हर पारिस्थितिक तंत्र का अलग अलग होता है। इसमें अगर हम देखें तो टुंड्रा और मरुस्थल में सबसे कम पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादन होता है, क्योंकि ऐसे एरियाज में पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। और जो पौधे होते भी हैं वो होते हैं कैक्टस या थॉर्नी पौधे। ऐसी स्थिति में वो जो क्लोरोफिल है वो भी कम होगा और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो भी कम होगी। दूसरा, जो नम कटिबंधीय वन और नदी मुहाने होते हैं वहां पर प्राथमिक उत्पादन अत्यधिक पाया जाता है। नदी मुहानों में और कटिबंधीय वन में पोषण तत्व भी बहुत होते हैं, वर्षा भी अधिक होती है और इसीलिए पौधे आराम से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कर पाते हैं और प्राथमिक उत्पादन ज्यादा होता है। द्वितीय उत्पादन हमेशा जीव जंतुओं का होता है। तो जीव जंतु यानी कि जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता के स्तर पर जो एकत्रित कार्बनिक पदार्थ हैं उनको हम द्वितीय उत्पादन कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र सुचारू रूप से चलता रहता है। तो पारिस्थितिक तंत्र का संचालन एक बहुत अहम क्रिया है। तो पारिस्थितिक तंत्र में होने वाला कोई भी स्ट्रेस या कोई भी तनाव कुछ हद तक ठहर सकता है, क्योंकि हर पारिस्थितिक तंत्र में कुछ होम्योस्टैटिक पठार होता है। तो ये जो होमोस्टैसिस की प्रक्रिया है इसके अंतर्गत कुछ फीडबैक लूप ऐसे होते हैं जिनके कारण जो तनाव है वो घट जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि कभी किसी पारिस्थितिक तंत्र में अगर शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाती है तो शाकाहारियों को खाने वाले जो जीव जंतु हैं यानी कि मांसाहारी वो इस पर इनको खाएंगे और इनके खाने से जो शाकाहारी है वो कम हो जाएंगे
और शाकाहारी के कम होते ही इसका असर मांसाहारी पे भी देखा जाता है, मांसाहारी की भी संख्या कम हो जाती है। तो इस प्रकार ये फीडबैक चलता है, एक जीव की वृद्धि होती है तो दूसरा उसे कम करने के लिए साक्षर होता है। इस टाइप के फीडबैक को हम बोलते हैं ऋणात्मक फीडबैक। वहीं दूसरी ओर धनात्मक फीडबैक वो फीडबैक होता है जिसमें किसी तनाव के कारण कोई जो तनाव है उसकी वजह से कोई एक जीव अत्यधिक उगने लगे। जैसा कि अगर कहीं तालाबों में कभी न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन या फास्फोरस बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में काई ज्यादा उगने लगती है। तो काई के उगना एक पॉजिटिव फीडबैक है, धनात्मक फीडबैक है, परंतु काई के अधिक होने से इसका नकारात्मक असर पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है, क्योंकि वह पारिस्थितिक तंत्र में जो भी मौजूद अंदर मछलियां या कीड़े मकोड़े हैं वो सब मर जाएंगे काई के उगने से। क्योंकि काई के उगने से उन जीव जंतुओं को जो पानी के अंदर विराजमान हैं उनको ना तो ऑक्सीजन मिल पाएगी और ना ही ठीक मात्रा में सूरज की रोशनी मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो पारिस्थितिक तंत्र है वो मृत्यु या अपघटन की तरफ चल पड़ता है और पारिस्थितिक तंत्र खराब हो जाता है। पारिस्थितिक वंशक्रम। तो ये अक्सर देखा जाता है कि एक हरा भरा जंगल कई बार आग से ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि क्या जीवन वहां पर फिर मुमकिन है? तो जीवन का आना एक बहुत ही धीरे और बहुत ही अहम प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं वंशक्रम। तो वंशक्रम पारिस्थितिक तंत्र में एक सुचारू परिवर्तन है जो निरंतर रूप से होते रहते हैं। इस परिवर्तन में एक समुदाय दूसरे समुदाय को विस्थापित करता है और इसी प्रक्रिया को वंशक्रम कहते हैं। तो समुदाय से तात्पर्य है ऐसे कुछ जीव जंतुओं का आना जो एक स्थान पर पाए जाएं। तो किसी भी स्थान पर अगर कोई जीवन ना रहे, जैसे कभी आग लग जाए जंगलों में या कोई ज्वालामुखी फट जाए, उसके बाद समुदाय ए विकसित होता है। परंतु ये जो समुदाय ए है ये कुछ समय तक ही उस एरिया में दिखेगा। इसके बाद क्योंकि ये पर्यावरण के साथ संतुलन में नहीं होगा तो ये जल्दी ही विस्थापित हो जाएगा। इसके बाद दूसरा समुदाय आता है जिसको बोलते हैं समुदाय बी। इसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती समुदाय। तो जो समुदाय सबसे पहले आता है वो है अग्रामी समुदाय और बीच में आने वाले और जल्दी विस्थापित होने वाले समुदाय होते हैं मध्यवर्ती समुदाय। तो जो समुदाय बी है ये जल्दी ही समुदाय सी से विस्थापित हो जाएगा और समुदाय सी क्योंकि फिर पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा तो समुदाय सी भी हट जाएगा और उसकी जगह एक स्थिर समुदाय कभी ना कभी जरूर आएगा। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें एक समुदाय दूसरे समुदाय को हटाता है, विस्थापित करता है, तब तक करता है जब तक एक स्थिर समुदाय ना बन जाए, इस पूरे प्रक्रिया को हम बोलते हैं पारिस्थितिक वंशक्रम। तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु किसी जगह पर उगते हैं और तब तक उगते हैं जब तक उस पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता ना आ जाए। पारिस्थितिक तंत्र के कई प्रकार हैं, जैसे कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो वंशक्रम है जो ऐसी जगह होता है जहां पर कोई मिट्टी ना हो, यानी कि यहाँ पर अग्रमी समुदाय जैसे कि लाइकेंस की जरूरत पड़ती है मिट्टी बनाने के लिए। तो चट्टानें टूटती है और मिट्टी बनती है। साथ ही साथ टाइम के साथ यहाँ पर मिट्टी का बढ़ना देखा जाता है और अंत हमेशा शिखर समुदाय में ही होता है। वहीं दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन यानी कि द्वितीय वंशक्रम ऐसे होते हैं जो सॉइल से, मिट्टी से ही शुरू होते हैं और यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये बहुत जल्दी होते हैं और साथ ही साथ इनमें भी आखिरी समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि शिखर समुदाय होता है। वंशक्रम को एक और तरीके से भाग सकते हैं, वो भाग है कि वहां जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है। अगर कहीं किसी वंशक्रम की शुरुआत जलीय इलाकों से होती है तो उसे हम बोलते हैं जल क्रमिक। अगर कहीं शुरुआत नमी के क्षेत्र से होती है तो उसको हम बोलते हैं आर्द्र क्रमिक। अगर किसी वंशक्रम की प्रक्रिया को सूखे यानी कि शुष्क क्षेत्र से शुरू हुआ जाए तो हम बोलेंगे आश्मिक क्रमिक। और आश्मिक क्रमिक तीन प्रकार के हैं, लिथोक्रमिक, सेमोक्रमिक और हेलोक्रमिक। लिथोक्रमिक मतलब चट्टानों से शुरू होने वाला वंशक्रम, सेमोक्रमिक यानी कि रेत से शुरू होने वाला वंशक्रम और हेलोक्रमिक यानी कि लवण यानी कि नमक वाली भूमि से शुरू होने वाला वंशक्रम। तो ये जो वंशक्रम की प्रक्रिया है इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। तो एक है अनावृतता यानी कि न्यूडेशन। इस अनावृतता में खाली स्थान का बनना देखा जाता है
तो खाली स्थान किसी भी तरीके से बन सकता है या जीवन रहित स्थान किसी भी प्रकार से बन सकता है। हो सकता है वहां पे कोई ज्वालामुखी फटा हो सकता है कोई जंगल में आग लगी हो। तो जिस भी कारण ऐसा क्षेत्र बने जो जीवन रहित हो, तो उस प्रक्रिया को अनावृतता कहते हैं। अतिक्रमण या प्रसार। अतिक्रमण या प्रसार वो प्रोसेस है जिसमें दूर से कोई चिड़िया या कोई हवा या पानी कुछ जीवों को या कुछ बीजों को ले आए उस खाली स्थान पर। तो नए बीजों का आना खाली स्थान पर होता है अतिक्रमण या प्रसार, यानी कि यहाँ पर प्रजातियां प्रसार करना शुरू करती हैं। फिर जैसे जैसे इन प्रजातियों का प्रसार होता है तो शुरू होती है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में प्राकृतिक संसाधनों के लिए आपस में होड़ लगती है। तो हो सकता है वो प्राकृतिक संसाधन हो सूरज की रोशनी या पानी। तो जो भी प्रतिस्पर्धा है उसके कारण प्रतिक्रिया देखी जाती है। प्रतिक्रिया मतलब बदलाव आना। अगर पर्यावरण में बदलाव आए प्रतिस्पर्धा से तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे प्रतिक्रिया। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई आपस में प्रजातियां प्रतिस्पर्धा करती हैं तो पानी की मात्रा कम हो सकती है, सूरज की रोशनी अवरोधित हो सकती है और ऐसे में प्रतिक्रिया सामान्य बात है। तो तापमान, पर्यावरण सब परिवर्तित होता रहता है जैसे जैसे वहां पर प्रजातियां बसने लगती हैं। तो उस क्षेत्र में ये प्रजातियां एक दूसरे को विस्थापित करना शुरू कर देती हैं और तब तक करती रहती हैं जब तक एक स्थिरीकरण या स्थिरता ना आ जाए। इस पूरी प्रक्रिया को हम वंशक्रम कहते हैं। जल क्रमिक एक ऐसा वंशक्रम है जो जल से शुरू होता है। तो जल से शुरू होने वाला वंशक्रम सबसे पहले ऐसे स्वतंत्र रूप से तैरने वाले पौधों से शुरू होता है, जैसे कि काई। फिर धीरे धीरे ये काई मरने के बाद मिट्टी बनाने में योगदान देती हैं। तो अवसाद यानी कि मिट्टी की बनने की शुरुआत हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे पौधे आते हैं जो जड़ से पानी में टिके रहें। फिर आता है दलदली वनस्पति, यानी कि ऐसे पौधे उग पाएंगे जो मिट्टी और थोड़े पानी में भी रह पाएं। फिर जैसे जैसे इन पौधों की भी मृत्यु होती रहेगी तो मिट्टी बढ़ती है। मिट्टी के बढ़ने से वन के उगने की स्थिति भी आ जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम जल क्रमिक बोलते हैं। आखिरी का जो वंशक्रम में आखिरी समुदाय है वो सबसे ज्यादा स्थिर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शिखर समुदाय। आश्मिक क्रमिक। आश्मिक क्रमिक का मतलब है ऐसा इकोलॉजिकल सक्सेशन या ऐसा वंशक्रम जो बिल्कुल कम शुष्क पानी में या बिल्कुल ऐसे सूखे से स्थान से शुरू हो, जैसे कि चट्टान। चट्टान में ना तो कोई पानी है ना नमी है, परंतु चट्टान में सबसे पहले अग्रामी समुदाय यानी कि लाइकन ग्रो करते हैं। लाइकन के उगने से यहाँ पर कुछ कुछ अम्ल या एसिड निकलना शुरू होता है जिसकी वजह से चट्टान टूटने लगती है। चट्टान के टूटने के बाद इसमें घास उगेंगी। घास भी दो प्रकार की उग सकती हैं, एक तो 1 साल तक जीने वाली घास यानी कि एनुअल घास, और दूसरी होती है पेरेनियल घास जो हमेशा रहती है, जो हमेशा के लिए उग सकती है। तो ये जो घास होती हैं ये अल्टीमेटली मिट्टी या चट्टान को और तोड़ती हैं और मिट्टी बनाने में मदद करती हैं। इसके बाद मिट्टी के और टूटने से यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी झाड़ियां भी उग सकती हैं। झाड़ियां जैसे ही उगेंगी चट्टान और टूटेगी और इसके बाद पूरी की पूरी चट्टान मिट्टी में तब्दील हो जाएगी और उसके बाद तो बड़े पेड़ भी उग पाएंगे। तो इस वंशक्रम को हम बोलते हैं आश्मिक क्रमिक। तो जो सबसे पहला समुदाय है वो है लाइकन, यानी कि ये है अग्रामी समुदाय। बीच के समुदाय जो थोड़े टाइम तक ही टिके रहते हैं और एक दूसरे को विस्थापित करते हैं वो होते हैं मध्यवर्ती समुदाय। तो इसीलिए यहाँ पर घास एक मध्यवर्ती समुदाय है, झाड़ी भी एक मध्यवर्ती समुदाय है। और जो समुदाय सबसे ज्यादा टिका रहे पर्यावरण में उसको हम बोलते हैं शिखर समुदाय, यानी कि पेड़ है शिखर समुदाय। पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र से हमें कुछ लाभ मिलते हैं और मानव का जीवन संभव हो जाता है, जीने लायक हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं। तो पारिस्थितिक तंत्र से हमें खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है। किसी जंगल के होने से कुछ हद तक बाढ़ भी रुक जाती है, मिट्टी का जो खराब होना है वो भी रुक जाता है, रोग का प्रकोप भी कम हो जाता है। तो अनेक लाभ हमें पारिस्थितिक तंत्र से मिलते हैं। साथ ही अगर पारिस्थितिक तंत्र जैसे जंगल होगा तो हम आनंदप्रद फील करेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। तो मिलेनियम पारिस्थितिक तंत्र आंकलन 2005 में हुआ था और इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र से लोगों को मिलने वाले लाभों की
एक लिस्ट या सूची बनाई गई थी। तो पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोविजनिंग सर्विस, जिसको हम बोलते हैं प्रावधान सेवाएं। तो जो भी चीज हमें पारिस्थितिक तंत्र से मिलती है, जैसे खाने के पदार्थ, साफ पानी, लकड़ी, फाइबर आदि, ये सब है प्रोविजनिंग सर्विस। दूसरा है विनियमन सेवाएं। विनियमन सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जिनसे हमें पारिस्थितिक तंत्र कुछ हद तक क्लाइमेट को कंट्रोल करने में सहायक होता है, जैसे कि जलवायु विनियमन, यानी कि जो अगर ये जो रेगुलेटिंग सर्विस है, इससे क्लाइमेट ठीक रहता है, बाढ़ की स्थिति नहीं आती, पानी भी साफ होता है, तो ये भी सेवाएं हमें पारिस्थितिक तंत्र देता है। तीसरा सहायक सेवाएं। सहायक सेवाएं वो होती हैं जिनसे हमें जो प्रजातियां हैं उनको आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण होती हैं। तो सहायक जो सर्विसेज हैं वो होती हैं जैसे मिट्टी का बनना, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र अगर ठीक होगा तो मिट्टी भी ठीक प्रकार बनेगी, हर किसी को आवास मिल पाएगा, जीवों को पोषण चक्र भी ठीक प्रकार चल पाएंगे। फिर लास्ट है सांस्कृतिक सेवाएं। तो पेड़ पौधे हर पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मनोरंजन या सौंदर्य मूल्य से जुड़े होते हैं। इसी को हम बोलते हैं सांस्कृतिक सेवाएं, यानी कि स्पिरिचुअल या कल्चरल सर्विसेज। पारिस्थितिक तंत्र की मरम्मत यानी कि इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। तो देखा यह जाता है कि काफी इंसान की गतिविधियां, जैसे पेड़ काटना, कारखाने खोलना, खेती की जमीन बनाना या अत्यधिक चराई, इन सब के कारण भूमि नष्ट हो सकती है, भूमि अपनी गुणवत्ता खो सकती है। अगर हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी प्रक्रिया करें जिससे जो मिट्टी है वो हरी भरी हो जाए, गुणवत्ता फिर वापस आ जाए, तो हम इसी प्रक्रिया को बोलेंगे इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में मिट्टी को और पूरे पारिस्थितिक तंत्र को फिर से ठीक किया जाता है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की मरम्मत करी जाती है। तो ये कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि बायो रेमिडिएशन। तो कुछ पौधे ऐसे लगा सकते हैं हम खराब भूमि में जो भूमि के खतरनाक पदार्थों को सोख लें, जैसे कि कैडमियम, लेड, जिंक टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये पौधे अपने अंदर सोख लेते हैं। दूसरा रिहैबिलिटेशन। तो ज्यादा से ज्यादा पौधे, और वो भी नेटिव पौधे, वहीं के प्रजातियां जो पाई जाती हैं वो ही अगर हम लगाएं तो फिर से वो एरिया हरा भरा हो सकता है। फिर साथ ही साथ गौर करने की बात होती है मिटिगेशन, यानी कि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो प्रदूषण को कम करने के लिए भी मिटिगेशन की जरूरत पड़ती है। इन सब प्रक्रियाओं से काफी समय के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो पारिस्थितिक तंत्र खराब हुआ है वो फिर से ठीक हो पाए। इसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक मरम्मत, यानी कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।